गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी बॉडी किस तरीके से बिहेव करती है इसको समझना बहुत जरूरी है। हमने एक बॉडी ले ली, ये आपके सामने बॉडी है, इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इंसिडेंट कराया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके ऊपर पड़ रही है। अभी किस तरीके से बिहेव करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन के प्रति ये किस तरीके से रिएक्ट करेगी उसको समझते हैं। कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ये ट्रांसमिट होने देगी। व्हाट आई मीन टू से कि ये इसकी बॉडी से आर पार चले जाएंगे बिना कोई इफेक्ट पैदा किए हुए, तो ये ट्रांसमिट कर देंगी। और कुछ हिस्सा ये रिफ्लेक्ट कर देंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, इससे टकरा के ये वापस एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। और कुछ हिस्सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ये बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। तो एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिटेंस, ये तीन चीजें बॉडी करती है जब उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ती है। अभी हमने बोला कि ये कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेंगी। जब कोई बॉडी कुछ एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, एनर्जी है, इसने कुछ एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली, तो इस बॉडी में जो एटम्स होंगे या जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन्होंने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। और उससे क्या हुआ, ये अपने एनर्जी लेवल इनका बढ़ गया, ये हायर एनर्जी लेवल में चले गए एटम्स और मॉलिक्यूल्स इस बॉडी के। और कुछ टाइम के बाद इन्हीं एटम्स और मॉलिक्यूल्स ने जो एनर्जी एब्सॉर्ब की थी उसको रिलीज कर दिया, या उसको एमिट कर दिया, या मैं बोलूं उसको रेडिएट कर दिया, और वापस से जहां से वो शुरू हुए थे एटम्स और मॉलिक्यूल्स उसी लेवल पे आ गए। तो इस तरीके से बॉडी जो है एनर्जी को एब्सॉर्ब करती है और फिर कुछ टाइम के बाद उसको रेडिएट कर देती है, एमिट कर देती है। अब मैं स्पेसिफिकली बात करता हूं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, कि ब्लैक बॉडी किस तरीके से बिहेव करती है जब उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पड़ती हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये एक कंप्लीट ब्लैक बॉडी है। अगर इसका एग्जांपल मैं बोलना चाहूं तो चारकोल एक ऑलमोस्ट कंप्लीट ब्लैक बॉडी का एग्जांपल है। एक ब्लैक बॉडी है जिसको हमने रख दिया है और उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हम इंसिडेंट करवा रहे हैं। तो ब्लैक बॉडी में क्या होगा, ना तो ये ट्रांसमिट करेंगी और ना ही रिफ्लेक्ट करेंगी। सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक ब्लैक बॉडी एब्सॉर्ब कर लेती है, और उसका नतीजा ये होता है इस बॉडी के जो एटम्स होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ये सारी एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेते हैं और वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और हायर एनर्जी लेवल पर ये पहुंच जाते हैं, और कुछ मोमेंट्स के बाद इस एनर्जी को रिलीज कर देते हैं, रेडिएट कर देते हैं। ये देखिए रेडिएट हमने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो एक ब्लैक बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर लेती है कंप्लीटली, फिर उसके बाद उसको रेडिएट कर देती है, और जो एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स थे इस ब्लैक बॉडी के जिसने एनर्जी को एब्सॉर्ब किया, उसके बाद वो रिलीज कर देते हैं और वापस अपनी उसी स्टेट पर आ जाते हैं। तो a black body absorbs all the frequency of electromagnetic radiation and then emits it all. अब बात करते हैं कि ब्लैक बॉडी किस तरीके से रेडिएट करती हैं। वो जो रेडिएशन है उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। हमने एक ब्लैक बॉडी ले ली और एक हीट सोर्स ले लिया जिससे इस बॉडी को हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्लैक बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसको एनर्जी मिल रही है। अब ये ब्लैक बॉडी है, ये सारी एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेती है और कुछ टाइम के बाद इट स्टार्ट्स एमिटिंग, इट स्टार्ट रेडिएटिंग दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इसने रेडिएट करना स्टार्ट कर दिया, यहां से इसको एनर्जी मिल रही है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हमने प्रिज्म के आगे, उसके आगे रख दिया। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस प्रिज्म से पास हुआ तो एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, बैंड ऑफ कलर्स हमें देखने को मिला। जो कलर्स थे उनकी अलग अलग वेवलेंथ थी या उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी थी। जो कलर सबसे कम बेंड हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, और जो कलर सबसे ज्यादा बेंड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये भी होता है कि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। तो इस तरीके से हमें कलर्स देखने को मिले और उनकी वेवलेंथ अलग अलग थी, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी। तो जब एक ब्लैक बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करता है, एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करता है, और प्रिज्म्स के थ्रू हम उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हम पाते हैं कि हमें अलग अलग बैंड फ्रीक्वेंसी के कलर्स हमें देखने को मिल रहे हैं और जिनकी वेवलेंथ अलग अलग है। फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो ऑब्वियसली वेवलेंथ भी अलग अलग है। अब चीजों को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। कोई कलर ज्यादा ब्राइट है, कोई कलर कम ब्राइट है।
व्हाट आई मीन टू से, एक इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी और एनर्जी का भी एक रिलेशनशिप है। अगर हम बोले इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी इज एनर्जी पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम। मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पे पर यूनिट एरिया कितनी एनर्जी हमें देखने को, ऑब्जर्व करने को मिल रही है, उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में बोलें, अगर मैं बोलता हूं रेड कलर मुझे ज्यादा ब्राइट दिख रहा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ब्लू कलर, ब्लू कलर मुझे डल दिख रहा है और रेड कलर हमें ब्राइट दिख रहा है, तो हम बोलेंगे रेड कलर की इंटेंसिटी ज्यादा है ब्लू कलर के मुकाबले। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं येलो कलर मुझे ब्राइट दिख रहा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ब्लू कलर, तो येलो कलर की इंटेंसिटी ज्यादा है, उसके पास एनर्जी पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ब्लू कलर। तो ये इंटेंसिटी बताती है, इंटेंसिटी और एनर्जी का ये रिलेशनशिप है। अब साइंटिस्ट ने ये जो इंटेंसिटी थी और इन कलर्स की जो वेवलेंथ थी उसको इन्होंने एक्स्ट्रापोलेट, इसको इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने ग्राफिकल एक ग्राफ बनाने की कोशिश की कि किस तरीके से ग्राफ बनता है, अलग अलग वेवलेंथ के जो कलर्स हैं और उनकी इंटेंसिटी क्या है उसको उन्होंने एक्स्ट्रापोलेट ग्राफ बनाने की कोशिश की। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से देखने को मिला। ये देखिए, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कर्व्ड शेप में। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं 4000 केल्विन, यानी कि जब ब्लैक बॉडी 4000 केल्विन पे है, उस इस टेम्परेचर पे जब उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट की और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रिज्म के थ्रू पास की, तो जो कलर्स देखने को मिले और उनकी इंटेंसिटी जो देखने को मिली उसका ये ग्राफ है। अब आप देख सकते हैं जो रेड कलर की जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ हो गई, ये रेड कलर वेवलेंथ, और ये जो रेड कलर इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है बाकी कलर्स के मुकाबले व्हेन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज 4000 केल्विन। सिमिलरली जब ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 5000 केल्विन हो गया, तब हम देखेंगे जो इंटेंसिटी है वो ग्रीन और ब्लू कलर की ज्यादा है, रेड की कम है। तो ये भी हमें पता लगा कि टेम्परेचर चेंज होने से कलर्स की इंटेंसिटी चेंज हो जाती है, वेवलेंथ की जो अलग अलग वेवलेंथ है उनकी इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। अब आप देख सकते हैं व्हेन द टेम्परेचर इज 4000 केल्विन, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस टेम्परेचर पर रेड कलर की इंटेंसिटी ज्यादा थी, लेकिन जैसे टेम्परेचर 5000 केल्विन हो गया, ब्लैक बॉडी का 5000 टेम्परेचर हो गया, तो तब इंटेंसिटी ग्रीन और ब्लू कलर की ज्यादा हो गई, रेड कलर की आप देख सकते हैं कम हो। तो इस तरीके से इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्लॉट किया साइंटिस्ट ने। अब उसके बाद इन्होंने सोचा, साइंटिस्ट ने इस जो एक्सपेरिमेंट किया इसको फॉर्मुलेट करने की कोशिश की। फॉर्मुलेट आई मीन टू से इसका फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश की। जैसे हम बोलते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये एक फॉर्मूला है, एक रिलेशनशिप है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, जिससे हम वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली साइंटिस्ट ने इंटेंसिटी और वेवलेंथ का एक रिलेशनशिप खोजने की कोशिश की कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है जिसकी वजह से ये एक ग्राफ बन रहा है, उसको फॉर्मुलेट करने की कोशिश की। तो साइंटिस्ट ने क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स का सहारा लिया और उसको एक्स्ट्रापोलेट फॉर्मुलेट करने की कोशिश की। ये जब उन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स के जरिए इसको इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो हायर वेवलेंथ्स में देखिए, जो वेवलेंथ बढ़ रही हायर वेवलेंथ्स में या लो फ्रीक्वेंसी पे, ये ग्राफ तो मैच कर रहा था एक्सपेरिमेंटल ग्राफ के साथ। ये जो ब्रोकन लाइंस हैं ये थियोरेटिकल वैल्यू है, या हम बोल सकते हैं फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश की गई क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू, और जो ब्लैक लाइन है, जो कंप्लीट ब्लैक है, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो कि हमने एक्सपेरिमेंट से डिराइव की है। तो हायर वेवलेंथ में तो मैच कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती चली गई या फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली गई, वो एक डिविएशन आ गया, मिसमैच होना स्टार्ट हो गया। अब आप देख सकते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू ये जो फॉर्मुलेट किया उन्होंने फॉर्मूला, उसकी वजह से जो ग्राफ बना वो कुछ इस तरीके से एरो की तरह बाहर निकल गया, जबकि उसको असलियत में नीचे की तरफ आना चाहिए था, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ कोइंसाइड करने के लिए। तो ये अल्ट्रावायलेट रीजन में ये चीज हुई, तो इसको हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ। क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हायर वेवलेंथ या लो फ्रीक्वेंसी में तो ग्राफ हमें मैच करता हुआ दिख रहा है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ, लेकिन एज वेवलेंथ इंक्रीजेस या फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस तो ये डेविएशन हो जाती है, एक्चुअल में
जो थियोरेटिकल वैल्यू है उसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ इस तरीके से कोइंसाइड करना चाहिए था, वो डिवेट हो गई, इसलिए इसको अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ बोला जाता है। अब आए मैक्स प्लैंक, उन्होंने इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया। उन्होंने जो फॉर्मुलेट किया, ये ब्रोकन लाइंस हैं, ये उन्होंने फॉर्मुलेट किया और जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ था बिल्कुल उसके साथ मैच कर गया जो उन्होंने फॉर्मुलेट करके फॉर्मूला बनाया। तो ये मैक्स प्लैंक थ्योरी मैचेस विद द प्रैक्टिकल कर्व। उन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स का सहारा नहीं लिया, उन्होंने बिल्कुल एक नई अजम्पशन ली। पहले ये माना जाता था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव की तरह बिहेव करती है, एक कॉन्टिन्यूअस एनर्जी लेवल है, कॉन्टिन्यूअस एनर्जी के फॉर्म में वो फ्लो कर रही है। लेकिन मैक्स प्लैंक ने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पार्टिकल नेचर भी है और जो एनर्जी है इट फ्लोज इन चंक्स, पैकेट्स में। एनर्जी क्वांटाइज्ड है, डिस्क्रीट है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। और उन्होंने बोला कि एक एनर्जी का जो पैकेट है मिनिमम वैल्यू इट इज इक्वल टू NH/ν। जो एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वो पैकेट्स में फ्लो कर रही है और जो एनर्जी का जो वैल्यू है मिनिमम वैल्यू दैट इज NH/ν। N इंटीग्रल है 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। H प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। और म्यू फ्रीक्वेंसी है, जैसे ऑरेंज कलर है उसकी फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे लिख देंगे, येलो कलर उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख देंगे। तो म्यू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर कलर। उन्होंने बोला एनर्जी ट्रेवल्स इन पैकेट्स और एक यूनिट को उन्होंने क्वांटम बोला। अब आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि डिस्क्रीट का मतलब, क्वांटाइज का मतलब ये है कि अगर स्मॉलेस्ट पैकेट है एनर्जी का उसकी वैल्यू होगी H/ν और उसके बाद जो नेक्स्ट एनर्जी होगी दैट वुड नॉट बी 1.1 H/ν या 1.2 H/ν या 1.4 H/ν, ऐसा नहीं होगा। 1 से सीधा आ जाएगा 2 H/ν और 2 से सीधा आ जाएगा 3 H/ν। सो ये पैकेट्स में, एक पैकेट्स में एनर्जी फ्लो करती है और मिनिमम एनर्जी लेवल है H/ν, उसके बाद 2 H/ν, 3 H/ν, 4 H/ν, बीच में नहीं है। सो दैट मीन्स एनर्जी का जो फ्लो है कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसी अजम्पशन की बेस पे उन्होंने अपना जो फॉर्मूला है वो डिराइव किया और इसी और बिल्कुल मैच कर गया जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ हमने प्लॉट किया था इंटेंसिटी और वेवलेंथ का। अब इसको डे टू डे लाइफ के जरिए भी समझते हैं कि कैसे एनर्जी क्वांटाइज्ड है, हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे स्टेयर केस है, अगर हम स्टेयर केस में चलते हैं तो पहले फर्स्ट स्टेप में हम पैर रखते हैं, फिर सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट के बाद हम 1.1 पे रखते हैं या 1.2 पे रखते हैं। तो दैट इज एक स्टेयर केस एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल को एक्सप्लेन करने का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। एनर्जी इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, ऐसा नहीं है कि हमें 0.5 H/ν, 0.6 H/ν, 0.7 H/ν या 1.5 H/ν, 2.5 H/ν, 3.5 H/ν ऐसे नहीं देखने को मिलेगी। मिनिमम H/ν, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट वुड बी 2 H/ν, 3 H/ν, 4 H/ν। तो इस तरीके से डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स को देखने को मिला और इसी के बेसिस पे मैक्स प्लैंक ने इस चीज को फॉर्मुलेट किया और ग्राफ को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब मैक्स प्लैंक ने जो फॉर्मुलेट किया उसको हमने ब्रोकन लाइन से रिप्रेजेंट किया है और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो पेंसिल से ब्लैक लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है। बिल्कुल ये मैच हो गया। अब देखिए 4000 केल्विन में हमने देखा रेड कलर की इंटेंसिटी ज्यादा है वायलेट कलर के मुकाबले 4000 डिग्री केल्विन पे। इसका मतलब जो रेड कलर है इसके पैकेट्स, इस फ्रीक्वेंसी के पैकेट्स सबसे ज्यादा है, तभी इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, जबकि वायलेट के पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स कम है, इसलिए इसकी इंटेंसिटी कम है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 5000 केल्विन की, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है ब्लू और ग्रीन रीजन में मुझे ज्यादा देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब ये वाले पैकेट्स ज्यादा है, इसलिए इनकी इंटेंसिटी ज्यादा है। रेड पैकेट्स एट 5000 केल्विन में कम है, इसलिए इसकी इंटेंसिटी कम है। तो इस तरीके से मैक्स प्लैंक थ्योरी मैचेस विद द प्रैक्टिकल कर्व। अब मैक्स प्लैंक को समझ लिया है, इसको समराइज कर लेते हैं। मैक्स क्वांटम थ्योरी बोलती है और हाँ, इसी से फिर क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई। प्लैंक क्वांटम थ्योरी बोलती है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एब्सॉर्ब और रिलीज एनर्जी इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज, कॉन्टिन्यूस में नहीं, डिस्क्रीट क्वांटिटीज, डिसकॉन्टिन्यूस वे में। H/ν, 2 H/ν, 3 H/ν इस तरीके से। एंड द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एब्सॉर्ब्ड
or emitted in the form of electromagnetic radiation is called quantum. उसको क्वांटम बोला जाता है. The energy absorbed or emitted is directly proportional to frequency of the radiation. जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी वो h nu is equal to h nu या proportional to frequency of that radiation. It helps in explaining the particle behavior of the electromagnetic radiation. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पार्टिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में सक्षम है. पहले यह माना जाता था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एनर्जी है ये कॉन्टिन्यूअस फ्लो है, लेकिन इसके बाद से यह भी माना गया कि उसकी पार्टिकल नेचर है, ड्यूअल नेचर है, ये वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है. तो इस क्वांटम थ्योरी ने इस चीज को एक्सप्लेन करने में मदद की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पार्टिकल बिहेवियर है. सो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आया होगा. अब एक छोटी सी क्विज है, इसको अटेम्प्ट कीजिए. पहला क्वेश्चन है, एनर्जी ट्रेवल्स इन पैकेट्स एंड वन यूनिट इज कॉल्ड क्वांटा, इज दिस ट्रू और फॉल्स? दूसरा वाला, क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन द क्वांटम थ्योरी, क्लासिकल मैकेनिक्स क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन करता है, ट्रू और फॉल्स? And the last one for you, electromagnetic radiation has a particle nature too. Electromagnetic radiations की particle nature भी होती है, true or false? And your time starts now. And the answers are, I hope students ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा. अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनकी भी नॉलेज बढ़ाइए. मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे.